when spherical balloon's radius increased to 3 times when the air is pumped in it। देखो जब हम एक स्फेरिकल बलून में एयर पंप करते हैं, एयर भरी जाती है, तो जो रेडियस था वो पहले के 3 गुना हो जाएगा। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून आफ्टर पंपिंग द एयर इज A2, अगर एयर पंप करने के बाद अब उस सरफेस एरिया बलून का A2 हो गया है, तो हमने उसकी रेशियो बतानी है कि भाई पहले कितनी थी और बाद में एयर पंप करने के बाद एरिया की रेशियो में क्या चेंज आया। तो सरफेस एरिया सबसे पहले हमें पता है स्फीयर का क्या होता है, 4πr² होता है। R2 जो सेकेंड टाइम्स रेडियस है, मतलब एयर पंप करने के बाद वो कितना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है प्रीवियस वाले रेडियस का। देन हमारे पास A1 जो है, A1 पहले वाला एरिया है 4πr1², A2 4πr2² सेकेंड वाला, R2 जो हमने ले लिया वो 3r1, यही वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ। तो हमने रेशियो निकालनी है A1/A2, तो यही वाला 4πr1² A1 हो गया हमारे पास, और R यहाँ से हमने A2 लिख दिया। 4π से 4π कैंसिल आउट, यहाँ हमारे पास r1² हो गया। अब इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, एंड r1 का स्क्वायर r1² हो गया। r1² से r1² कैंसिल आउट, वी विल गेट 1/9। तो हमने रेशियो निकालनी थी A1 और A2 की, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1:9, एंड दैट विल बी द ऑप्शन नंबर। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। In the given figure, if the angles A and B are in the ratio 2:3, then the angle C is। देखो हमारे पास ये जो फिगर गिवन है, इसी में हमने एंगल C निकालना है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, दिस इज एंगल B, ये A, और यहाँ पर ये एंगल हो गया हमारे पास C। तो यहाँ पर L1 L2 दो रेशो लाइन्स हमारे पास गिवन है, और A रेशो B हमें दे रखा है 2:3। जब भी हमारे पास रेशियो में होता है तो हम इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x एंड 3x सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये। तो L1 लाइन पे जब हम देख रहे हैं तो ये जो पूरा है ये एक 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे 90 डिग्री प्लस B प्लस A, तो ये 180 डिग्री हो गया। A और B की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर 2x और 3x है, प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, ये 90 उधर जाके माइनस का, एंड वी विल गेट 90 डिग्री। जो ये x के साथ पाई मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हमारे पास x आ गया। तो a और b की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x से ही मल्टीप्लाई करना था हमने, 2x और 3x जो लिया था। तो 2x यानी कि 2 × 1 18 डिग्री, वी विल गेट 36 डिग्री। b की वैल्यू आ जाएगी 3 × 18 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब लाइन L2 की बात आती है, क्योंकि हमें एंगल C फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो है ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री बन जाएगा। A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर और बन रहा है यहाँ। तो A की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 36 डिग्री, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिग्री उधर माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 36, तो C की वैल्यू आ जाएगी 144 डिग्री, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी C की वैल्यू, एंड दिस विल बी ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 325 मीटर, 300 मीटर एंड 125 मीटर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालने है, उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रायंगुलर में, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास A जो है हमने ले ली 325 मीटर साइड, B इज़ 300 मीटर एंड C इज़ 125 मीटर। तो S हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2। A प्लस B प्लस C हमने किया 325 प्लस 300 प्लस 125 अपॉन 2, तो इन सभी को ऐड किया तो 750 हमारे पास आ गया, डिवाइड बाय 2, देन वी विल डिवाइड इट, तो हमारे पास 375 मीटर यहाँ पे आ गया है। एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला में अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो s की वैल्यू हमारे पास हमने निकालनी है 375, s माइनस ए हो जाएगा 375, a की वैल्यू कितनी है 325, ऐसे ही s माइनस बी और s माइनस सी। हमने इनको सभी को माइनस किया तो हमारे पास 375 माइनस 325 हो गया 50, यहाँ से निकाला 75 और यहाँ से जब इसको माइनस किया तो 250। अब हमने इसको क्या करना है कि पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लेंगे,
ताकि अंडर रूट से हमें निकालने में इजी हो जाए। पहले हमने इसको 25 की फॉर्म में निकाल लिया। जो 375 था उसके पीसेस किए तो इसको स्प्लिट किया 25 इंटू 15। 50 को हम लिखेंगे 25 को गुणा 2, 75 हो जाएगा 25 इंटू 3 और 250 हो जाएगा 25 इंटू 10। अब देखो यहाँ पर एक पेयर तो हमारे पास ये 25 का बन गया, 25 इंटू 25। एक पेयर यहाँ से बन गया 25 का, तो अंडर रूट 2 बार 25 यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। अंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 के हम पार्ट्स करेंगे तो 3 इंटू 5, उसके बाद ये वाला 2 यहाँ आ गया, देन 3 और 10 को लास्ट में हम लिख देंगे 2 इंटू 5। अब यहाँ पर जिसका भी पेयर जिसके साथ बन रहा है एक एक बार करके अंडर रूट से वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी। जैसे 3 का हमारे पास, तो एक बार हमने 3 को बाहर ले लिया, 2 का पेयर बनाया तो 2 को एक बार ही बाहर ले लिया, और 5 का पेयर 5 के साथ बन रहा है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से जब भी पेयर बनता है तो एक एक बार ही नंबर बाहर निकलता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18,750 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमने इसने बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 2 रुपये लगेंगे। तो जब हमारे पास 18,750 मीटर स्क्वायर है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर 37,500 मीटर स्क्वायर। When spherical balloon's radius increased to 3 times when the air is pumped in it। देखो जब हम एक स्फेरिकल बलून में एयर पंप करते हैं, एयर भरी जाती है, तो जो रेडियस था वो पहले के 3 गुना हो जाएगा। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून आफ्टर पंपिंग द एयर इज A2। अगर एयर पंप करने के बाद अब उस सरफेस एरिया बलून का A2 हो गया है, तो हमने उसकी रेशियो बतानी है कि भाई पहले कितनी थी और बाद में एयर पंप करने के बाद एरिया की रेशियो में क्या चेंज आया। तो सरफेस एरिया सबसे पहले हमें पता है स्फीयर का क्या होता है, 4πr² होता है। R2 जो सेकेंड टाइम्स रेडियस है, मतलब एयर पंप करने के बाद वो कितना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है प्रीवियस वाले रेडियस का। देन हमारे पास A1 जो है, A1 पहले वाला एरिया है 4πr1², A2 4πr2² सेकेंड वाला, R2 जो हमने ले लिया वो 3r1, यही वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ। तो हमने रेशियो निकालनी है A1/A2, तो यही वाला 4πr1² A1 हो गया हमारे पास, और R यहाँ से हमने A2 लिख दिया। 4π से 4π कैंसिल आउट, यहाँ हमारे पास r1² हो गया। अब इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, एंड r1 का स्क्वायर r1² हो गया। r1² से r1² कैंसिल आउट, वी विल गेट 1/9। तो हमने रेशियो निकालनी थी A1 और A2 की, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1:9, एंड दैट विल बी द ऑप्शन नंबर। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। In the given figure, if the angles A and B are in the ratio 2:3, then the angle C is। देखो हमारे पास ये जो फिगर गिवन है इसी में हमने एंगल C निकालना है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, दिस इज एंगल B, ये A, और यहाँ पर ये एंगल हो गया हमारे पास C। तो यहाँ पर L1 L2 दो रेशो लाइन्स हमारे पास गिवन है, और A रेशो B हमें दे रखा है 2:3। जब भी हमारे पास रेशियो में होता है तो हम इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x एंड 3x सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये। तो L1 लाइन पे जब हम देख रहे हैं तो ये जो पूरा है ये एक 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे 90 डिग्री प्लस B प्लस A, तो ये 180 डिग्री हो गया। A और B की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर 2x और 3x है, प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, ये 90 उधर जाके माइनस का, एंड वी विल गेट 90 डिग्री। जो ये x के साथ पाई मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हमारे पास x आ गया। तो a और b की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि x से ही मल्टीप्लाई करना था हमने, 2x और 3x जो लिया था। तो 2x यानी कि 2 इंटू 18 डिग्री, वी विल गेट 36 डिग्री। b की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब लाइन L2 की बात आती है, क्योंकि हमें एंगल C फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो है ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री बन जाएगा। A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर और बन रहा है यहाँ। तो A की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 36 डिग्री, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिग्री उधर माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस 36, तो C की वैल्यू आ जाएगी 144 डिग्री, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी C की वैल्यू,
and this will be option number C. Question number 10. The cost of leveling a triangular field having sides 325 meter, 300 meter and 125 meter at the rate of 2 rupees per meter square is. तो हमें यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्राइंगुलर में, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है हमने ले ली 325 मीटर साइड, बी इज़ 300 मीटर एंड सी इज़ 125 मीटर। तो एस हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी हमने किया 325 प्लस 300 प्लस 125 अपॉन 2। तो इन सभी को ऐड किया तो 750 हमारे पास आ गया, डिवाइड बाय 2, देन वी विल डिवाइड इट। तो हमारे पास 375 मीटर यहाँ पे आ गया है। एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला में अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमारे पास हमने निकालनी है 375, एस माइनस ए हो जाएगा 375, ए की वैल्यू कितनी है 325, ऐसे ही एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमने इनको सभी को माइनस किया तो हमारे पास 375 माइनस 325 हो गया 50, यहाँ से निकाला 75 और यहाँ से जब इसको माइनस किया तो 250। अब हमने इसको क्या करना है कि पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि अंडर रूट से हमें निकालने में ईजी हो जाए। पहले हमने इसको 25 की फॉर्म में निकाल लिया, जो 375 था उसके पीसेस किए तो इसको स्प्लिट किया 25 इंटू 15। 50 को हम लिखेंगे 25 को गुणा 2, 75 हो जाएगा 25 इंटू 3 और 250 हो जाएगा 25 इंटू 10। अब देखो यहाँ पर एक पेयर तो हमारे पास ये 25 का बन गया, 25 इंटू 25, एक पेयर यहाँ से बन गया 25 का। तो अंडर रूट 2 बार 25 यहाँ पे था तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। अंडर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 के हम पार्ट्स करेंगे तो 3 इंटू 5, उसके बाद ये वाला 2 यहाँ आ गया, देन 3 और 10 को लास्ट में हम लिख देंगे 2 इंटू 5। अब यहाँ पर जिसका भी पेयर जिसके साथ बन रहा है एक एक बार करके अंडर रूट से वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी। जैसे 3 का हमारे पास, तो एक बार हमने 3 को बाहर ले लिया, 2 का पेयर बनाया तो 2 को एक बार ही बाहर ले लिया, और 5 का पेयर 5 के साथ बन रहा है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट से जब भी पेयर बनता है तो एक एक बार ही नंबर बाहर निकलता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18,750 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हमने इसने बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 2 रुपये लगेंगे। तो जब हमारे पास 18,750 मीटर स्क्वायर है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे and we'll get our answer 37,500 meter square. Option number 11. Which of these statements do not satisfy Euclid's axiom? Euclid's axiom में क्या होता है, फर्स्ट हम इसका ऑप्शन देखते हैं। Things which are equal to the same thing are equal to one another. ठीक है ये ऑप्शन। If equals are added to equals the wholes are equal. अगर इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो होल्स इक्वल हो जाएंगे, जो लास्ट में मिलेगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये भी ठीक है। लास्ट पार्ट है द होल इज लेसर देन पार्ट, ये गलत है क्योंकि जो होल नंबर होता है पूरा जो कंप्लीट होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है, तो यहाँ पे मोर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB। यहाँ पे ये एंगल ACB होना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो ये एक फिगर हमें गिवन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ABC एंड ADB ये वाला हमने दोनों ट्राइंगल लेने हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं AC और AD हमें इक्वल हैं। जो एंगल BCA हो जाएगा और इधर से DBA ये दोनों इक्वल आ जाएगा, एंगल ए कॉमन है दोनों में, और AB साइड हमारे पास कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से हमारे पास इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ। अगर जो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मीन्स हाफ हाफ जो है दोनों का वो इक्वल है, तो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का होगा, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या स्क्वायर। तो हमारे पास देखो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल होता है, ये इसके डायगोनल्स हो गए AC एंड BD, बीच में इसका मिड पॉइंट हो गया O,
तो यहाँ पे AO जो है वो OC के इक्वल गिवन है एंड OD जो है वो OB के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे जब डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में तो उसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, screen size is defined by the distance between two diagonally opposite corners of a screen. A manufacturer can make rectangular display screens as per client's demands. A client purchased a display screen of size under root 70 units from the manufacturer last year. For an upgrade, he wants the same type of screen with a larger display. तो यहाँ पे क्या एक स्क्रीन की बात हो रही है जिसमें दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स हैं और एक मैन्युफैक्चरर ने एक रेक्टेंगुलर डिस्प्ले स्क्रीन बनाई है। तो यहाँ पे जो उसने साइज़ बोला है वो अंडर रूट 70 यूनिट्स है जो उसने लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरर से लिया था। अब वो उसी टाइप की स्क्रीन बनवाना चाहता है पर लार्जर डिस्प्ले के साथ। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो न्यू स्क्रीन है वो मोर देन डबल होनी चाहिए बट लेस देन 3 टाइम्स होगी जो पहले वाली थी उसके। तो इनमें से कौन सी जो स्क्रीन साइज़ है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। रेक्टेंगुलर स्क्रीन में ये लेंथ हो गई, हमारी ब्रेड्थ हो गई और जो डायगोनल दे रखा है इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो रूट 70 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रही है हमारे पास। तो L² + B² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि अंडर रूट 70 का स्क्वायर। अगर हम इसको ट्वाइस करके देखें तो ट्वाइस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रूट 70 और थ्राइस में हो जाएगा ये 3 रूट 70। अब हम रूट अगर इसको 2 को अंदर लेके जाएंगे रूट के तो ये इसका डबल होके जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा। तो 4 7 जा 28 होगा एंड 0 280 हो गया। और यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर होगा वो अंदर लेके जाएंगे तो 9 × 70 अंडर रूट 630 हो गया। तो इसमें जो हमें कंडीशन गिवन है वो इसमें बोला गया है कि जो भी इसकी स्क्रीन साइज होगी वो इसके ट्वाइस से तो ज़्यादा होनी चाहिए पर इसके थ्राइस से कम होनी चाहिए, यानी कि अंडर रूट 280 से ज़्यादा होगी और अंडर रूट 630 से कम होगी। तो हमारे पास हम ऑप्शंस में हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला है अंडर रूट 145, तो ये तो बिल्कुल ही कम हो गई। देन 2 रूट 70 अंडर रूट 280 के इक्वल हो गया, ये भी नहीं होगी। अंडर रूट 175 भी कम है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो इस कैटेगरी में आ रहा है वो है अंडर रूट 580 यूनिट सेंटीमीटर। तो हम इसी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द हाइट ऑफ ए कोनिकल कैप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो एक कोनिकल कैप हमें यहाँ पे गिवन है जिसका रेडियस तो 12 सेंटीमीटर है और जो हाइट दे रखी है हमें वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें इसका स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट का हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है कोन के फॉर्म में कि स्लैंट हाइट L से हम रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² + H², रेडियस एंड दिस इज हाइट। रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 144 + 256, 16 का स्क्वायर एंड जब हम इसको ऐड करेंगे विल गेट 400। अंडर रूट 400 हमारे पास क्या होता है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो स्लैंट हाइट आएगी कोन की वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री जो हमारे पास x है उसकी कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए अगर हम देख रहे हैं तो इसमें x की पावर 2 है, ये नहीं होगा हमारे पास लीनियर। सेकंड में भी x की पावर 3 है प्लस 8x है लेकिन x की पावर 3 भी आ गई है इसमें। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा क्योंकि इसमें x की पावर जो है सिर्फ 1 है, मतलब कोई भी नहीं दे रखी होती यानी कि उसकी x की पावर कितनी होगी 1 होगी। तो ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट और डी में तो 4 है ही, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 3, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 100 to 110 इज। क्लास मार्क बताना है हमें इस इंटरवल का। तो देखो इंटरवल जो है वो हमारे पास 100 से 110 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल अपॉन 2। तो लोअर कितना है हमारे पास 100 एंड अपर इंटरवल इज अपर 1
इज 110 डिवाइड बाई 2, तो दोनों को ऐड करेंगे 210 अपॉन में 2 दैट इज 105. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. The base of an isosceles right angle triangle is 30 centimeter. Its area is isosceles right angle triangle, यानी कि एक right angle triangle की फॉर्म में होगा लेकिन isosceles होगा. isosceles में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि दो साइड्स इसमें सेम होती हैं. तो जो बेस दे रखा है हमारे पास वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर. अगर बेस 30 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी साइड इक्वल होगी, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो परपेंडिकुलर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. नाउ ए बी जो है वो 30, बी सी भी 30 सेंटीमीटर. एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो राइट एंगल की फॉर्म में यही एरिया होता है. तो बेस हमारे पास कितना है 30 है और हाइट भी हमारे पास कितनी है 30 है. तो 2 को हम 30 से काटेंगे 15 टाइम्स कटेगा ये और हमारे पास फिर आ जाएगा 30 को जो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 450 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे. जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों का ऑप्शन एक बार में बता रही हूँ मैं. असर्शन और रीजन करेक्ट होने हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए. मतलब जो आपको स्टेटमेंट गिवन है क्या वो दोनों ही करेक्ट हैं और क्या जो स्टेटमेंट गिवन है उसके लिए ये रीजन परफेक्ट है. दूसरा है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो ठीक नहीं दिया गया है असर्शन के लिए. थर्ड ऑप्शन होता है असर्शन इज करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट आपको ठीक दे रखी है लेकिन उसका रीजन गलत है. फोर्थ है असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो दोनों गलत है. तो इसमें सबसे पहले हम 19 क्वेश्चन देखते हैं. ए अगर 35 डिग्री है, बी 145 डिग्री है, देन एंगल्स ए एंड बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री का बनना चाहिए. तो हमारे पास यहाँ दो एंगल्स गिवन है ए और बी, दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि लीनियर पेयर इस तरीके से होता है कि एक ही कॉमन लाइन दो एंगल्स को सेपरेट कर रही है और जब हम दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए. तो 35 और 145 को जब हम ऐड कर रहे हैं विल गेट 180, यानी कि असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है. अब हम रीजन को देख लेते हैं. रीजन बोला गया है द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है कि जो लीनियर पेयर होता है उसमें हमेशा जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो यानी कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और जो स्टेटमेंट हमें गिवन है यानी कि असर्शन उसके लिए ये रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू 1 इज जीरो पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 देन k इज इक्वल टू 10. एंड रीजन if x is equal to a is zero of polynomial f of x then f of minus a is equal to 0. तो इसमें सबसे पहले हम assertion को ही देख लेते हैं कि x is equal to 1 एक जीरो की फॉर्म में दे रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह हम क्या पुट करके देखेंगे 1, क्योंकि ये इसका एक सॉल्यूशन दे रखा है हमें. तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा. 2 1 जा 2 प्लस k इंटू 1 k माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो 2 माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस 10 उधर जाएगा तो k इज इक्वल टू 10. यानी कि ठीक है यही इसमें गिवन था कि अगर ये x इज इक्वल टू 1 इसका एक पॉलिनोमियल जीरो है इस पॉलिनोमियल का तो क्या k 10 होगा. तो ठीक है हमारे पास k 10 ही आ रहा है इसमें सोल्व करके. If x is equal to a is zero of polynomial f of x then f of minus a is equal to 0. इसमें कहा गया कि भाई जब x a है तो f of a ही 0 के इक्वल आएगा, f of minus a 0 के इक्वल नहीं होगा. तो यानी कि रीजन करेक्ट नहीं है. तो रीजन वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. असर्शन ट्रू है बट स्टेटमेंट फॉल्स है.